हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम अपराध की परिभाषाएं और उसके ज़रूरी तत्व के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज की वीडियो में हम बहुत सारी डेफिनेशंस जानेंगे ऑफेंस के बारे में, कौन कौन सी डेफिनेशंस है, किस किस ज्यूरिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन दी है ऑफेंस की। और इसके साथ ही एक अपराध को करने के लिए अगर कोई व्यक्ति एक क्राइम करता है तो उसके लिए उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है अपराध की परिभाषाएं और उसके ज़रूरी तत्व जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हमें लॉन्ग क्वेश्चन की तरह से भी इसको लिखना होता है। तो अगर हमें मान लीजिए हमें बहुत सारी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई हैं और उसमें से मान लीजिए हमने 6 डेफिनेशन अगर याद की हैं और 6 डेफिनेशन में से अगर 3 डेफिनेशन हमारे बिल्कुल मतलब दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाती हैं, माइंड में सेट हो जाती हैं, तो हम इजीली अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी पर्पज़ से बनाया गया है कि कितनी सारी मतलब यहाँ पे आपको जो ऑफेंस है उसकी डेफिनेशन भी मिलेगी और साथ ही उसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो भी हम इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही आप अगर इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे या तो हमें फॉलो कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। आज का वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम या तो आपको पहले तो आईपीसी का जो भी मेजर एक्ट है, ये वाला जो मेजर एक्ट है वो सभी हम केस लॉ के साथ तो डिस्कस करेंगे ही। इसके अलावा आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें हम जो दूसरे मेजर एक्ट हैं जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, उन सबको भी हम केस लॉ के साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आज के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, किसी भी ऑफेंस को एक ऐसा कार्य माना जाता है। आप किसे कहोगे कि किसी ने कोई क्राइम किया है, सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि किसी ने कोई क्राइम किया है, तो कोई एक्ट क्राइम कब होगा, है ना? तो जो विधि के द्वारा वर्जित हो, है ना, जो लॉ में जिसको गलत माना गया है उसे ही हम क्राइम मानते हैं। आमतौर पर ऐसा ही होता है, जिसके लिए विधि दंड का प्रावधान करती है। अगर मान लीजिए किसी लॉ में किसी काम को करने से मना किया गया है और उसके लिए कोई पनिशमेंट भी तय की गई है कि अगर कोई इस काम को करेगा, इस एक्ट को करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट होगा, तो इसका मतलब क्या है, वो एक क्राइम है, एक ऑफेंस है। ठीक, लेकिन अपराध का अर्थ केवल यहीं तक सीमित नहीं है ना। आप यहीं तक ऑफेंस की डेफिनेशन को, क्राइम की डेफिनेशन को आप लिमिटेड नहीं कर सकते हो, बल्कि कई ऐसे ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने जो क्राइम है उसको अलग अलग वर्ड्स में डिफाइन किया है। अब कौन कौन से ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने इसे अलग अलग वर्ड्स में डिफाइन किया है? सबसे पहले बात करते हैं टेरेंस मॉरिस के शब्दों में, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि जिस कार्य को समाज आपराधिक विधि के अतिक्रमण के रूप में स्थापित करके अपराध कहता है, विधि के बिना अपराध बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बल्कि एक केवल रोष हो सकता है। ठीक, तो टेरेंस मॉरिस कह रहे हैं कि अपराध वो है जिस काम को समाज ने आपराधिक विधि के अतिक्रमण के रूप में स्थापित करके, यानी किसी ने लॉ को ब्रीच किया है, लॉ का अतिक्रमण किया है, इसलिए वो काम जो है वो क्राइम है। टेरेंस मॉरिस ये कह रहे हैं, क्योंकि अगर लॉ ही नहीं होगा जिसने किसी एक्ट को ऑफेंस के रूप में या क्राइम के रूप में डिफाइन किया है, तो फिर आप उसे अपराध नहीं कहोगे, आप उसे केवल एक रोष, एक गुस्सा कहोगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद है जेरेमी बेंथम। बेंथम तो एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे। इनको आपको जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेंथम की बहुत सारी थ्योरी मिल जाएगी। यहाँ पे बेंथम ने जो क्राइम है उसको डिफाइन करते हुए कहा है कि क्राइम वो है जिसे विधानांग ने अच्छे बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है। यानी कि जो विधानमंडल है उसने अगर किसी काम को अच्छे या बुरे कारण से, है ना, अपराध मतलब जिसको रोक दिया है करने से, चाहे वो अच्छे कारण से रोका गया हो या बुरे कारण से रोका गया हो, तो वही क्राइम है। तो ये जेरेमी बेंथम कह रहे हैं। देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है, केवल 1.5 लाइन की डेफिनेशन है अगर हम इसे याद करना चाहें तो। इसके बाद आते हैं ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन ने भी क्राइम को अलग वर्ड्स में डिफाइन किया है। वो कह रहे हैं कि जो पब्लिक लॉ होता है, सार्वजनिक विधि होती है, उसका जब अतिक्रमण होता है तो उस काम को ही हम ऑफेंस कहते हैं। देखो, अपराध सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया या तो कोई कार्य है या फिर कोई लोप है। लोप का मतलब हो गया ओमिशन से, ठीक, काम का मतलब हो गया एक्ट और लोप का मतलब हो गया ओमिशन। ये जो डेफिनेशन है ये ब्लैक स्टोन ने कहाँ दी है? अपनी बुक में दी है, कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। तो इस बुक में आपको ब्लैक स्टोन की ये डेफिनेशन मिलेगी।
क्राइम के बारे में। तो इन्होंने अपराध को, ऑफेंस को यानी क्राइम को इस वर्ड्स में डिफाइन किया है। इसके बाद आता है स्टीफन। स्टीफन क्या कह रहे हैं? स्टीफन जो है वो अपराध को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि विधि के द्वारा निषिद्ध हो और समाज के जो नैतिक मूल्य होते हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं सोसाइटी की, उसके लिए एक अरुचिकर कार्य है, मतलब एक बुरा कार्य है जिसको अच्छा ना समझा जाता हो। तो स्टीफन ने क्राइम को इन वर्ड्स में डिफाइन किया है। इसके बाद आते हैं केनी। केनी कहते हैं अपराध ऐसे दोष को कहते हैं, मतलब एक ऐसा फॉल्ट, एक ऐसा दोष है अपराध जिसमें अनुशास्ती दंडात्मक होती है। यानी अगर किसी को के लिए कोई पनिशमेंट दिया गया है तो वो पनिशमेंट होना चाहिए और किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। अगर किसी को क्षमा करना है, किसी को माफ़ करना है, तो केवल सम्राट के द्वारा क्षमा किया जा सकता है। तो ये डेफिनेशन दी है केनी ने। हर किसी जूरिस्ट की आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, जो भी सिंपल लगे हम वही अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है रसेल की। रसेल ने अपराध को एक कठिन शब्द कहा है और उन्होंने कहा है जो क्राइम है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उसकी डेफिनेशन देना। इसीलिए रसेल की परिभाषा एक बार एग्जाम में भी आ चुकी है कि कौन से ऐसे जूरिस्ट है जिन्होंने कहा है कि अपराध की डेफिनेशन देना बहुत ही ज़्यादा कठिन है और ये कठिन शब्द है। तो रसेल का नाम हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं मिलर। मिलर कहते हैं कि विधि के द्वारा दंड के भय से निषिद्ध किसी काम को करना और उसकी अपेक्षा करना ही अपराध है, जिसे राज्य अपने नाम से कार्यवाही शुरू करके आरोपित करता है। एक तरीके से इन्होंने कहा है कि जब लॉ के द्वारा दंड के भय से यानी कि पनिशमेंट के डर से किसी काम को रोक दिया जाता है करने से, तब उसे ऑफेंस माना जाता है, उसे क्राइम माना जाता है, जिसे राज्य अपने नाम से जिसमें कार्यवाही शुरू करके उसे आरोपित करता है। तो एक तरीके से मिलर ने इस वर्ड में इसको डिफाइन किया है। इसके बाद आते हैं पैटर्न। पैटर्न ने अपराध के कुछ सामान्य लक्षण बताए हैं, कुछ असेंशियल्स बताए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के द्वारा कार्यवाही को कंट्रोल करना, दंड को क्षमा करना और दंड देना, ये तीन चीज़ें जो हैं हमें अपराध में मिलेंगी। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अपने अपने नज़रिए से अलग अलग जो है वो क्राइम को डिफ़ाइन किया है। इसमें हमारा काम ये है कि जो सबसे सिंपल हमें डेफिनेशन लगती है हमें वही अपने आंसर में लिखनी है। अगर कभी हमारे सामने आ जाए कि क्राइम को डिफ़ाइन कीजिए या फिर उसकी परिभाषा दीजिए, तो ये तो डेफिनेशंस थी। अब हमारे सामने, जैसे कि मैंने बताया कि आज की वीडियो में हम जो क्राइम के एलिमेंट्स हैं वो भी देखेंगे। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई पर्सन अगर कोई क्राइम करता है तो उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, सबसे पहले एक मानव, एक व्यक्ति चाहिए किसी भी क्राइम को करने के लिए। दूसरा, उसके मन में एक दुराशय होना चाहिए, मतलब उसके मन में एक बुरा आशय हो। तीसरा, ऐसे आशय को पूरा करने के लिए, उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए उसने कोई कार्य किया हो और जो कार्य उसने किया हो उससे दूसरे मानव को या समाज को क्षति हुई हो, मतलब डैमेज हुआ हो, नुकसान हुआ हो। तो इस तरह से ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेंशियल्स हैं। जब आप ये एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं और कभी मान लीजिए अगर एग्ज़ाम में हमसे आ जाए कि क्राइम का वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना भी अपराध माना जाएगा, मतलब अगर इसमें से चारों में से कोई एक गायब करोगे तो भी वो जो है आपका क्राइम ही माना जाएगा। तो अगर कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बताना है दुराशय। जी हाँ, दुराशय एक ऐसा क्राइम का एलिमेंट माना जाता है जिसके बिना भी आपका जो ऑफेंस है वो कमिट हो जाता है, आपका क्राइम जो है वो कमिट हो जाता है। तो दुराशय किस तरीके से इसके बिना भी अपराध हो जाते हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में जब दुराशय को पढ़ेंगे ना तब उसमें हम कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक एक करके इस एलिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानव की। देखिए, मानव किसी भी काम को अपराध के रूप में विधि द्वारा दंडित होने के लिए, अगर मान लीजिए किसी ने कोई एक्ट किया और उसे हमें लॉ के द्वारा पनिश कराना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी हो जाता है कि वो किसी पर्सन के द्वारा, किसी मानव के द्वारा किया जाना चाहिए, है ना। ये अपराध का पहला ज़रूरी तत्व है और प्राचीन काल में कई तरह के आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पर पहले आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिल जाएंगे कि पहले पशुओं को, जो जानवर होते थे या जो आपके निर्जीव पदार्थ होते थे, मतलब जिनमें बिल्कुल भी जान नहीं होती थी, है ना, जो मतलब नॉन लिविंग जो थिंग्स होती थी, उनको भी पहले क्या होता था, पनिशमेंट ही दिया जाता था। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर किसी फसल उगे हुए खेत में खेत के मालिक के अलावा कोई और किसी व्यक्ति का मान लीजिए गधा अगर आ जाता है
पहले हो जाता था अगर ऐसा, तो उसका क्या करते थे, एक गधे का कान काट लिया जाता था। अगर इस अपराध को कोई दोबारा करता था वही, तो उसे अपने दूसरे कान से भी हाथ धोना पड़ता था। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जब हम क्रिमिनल लॉ में, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं, या हम किसी भी चीज़ की, जैसे मान लीजिए हम किसी भी चीज़ की, मान लीजिए क्रिमिनल लॉ की अगर हम बहुत गहराई से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे किसी आदमी ने अपराध नहीं किया है, किसी मानव ने अपराध ना करके एक, आप देखोगे जानवर को भी पनिशमेंट दी जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में तो मानव मतलब होना ही चाहिए, एक पर्सन होना ही चाहिए जब उसने किसी क्राइम को कमिट किया हो। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, मध्यकालीन यूरोप में क्या होता था कि पशु के मालिक को पशु द्वारा किए गए जो दोषपूर्ण काम थे उनके लिए पनिशमेंट किए जाने के भी प्रमाण हमें मिलते हैं। मान लीजिए अगर किसी बैल ने किसी व्यक्ति को सींग मारकर उसकी हत्या कर दी, उसका मौत हो जाती है उस व्यक्ति की, तो बैल को पत्थर मार मार कर उसको मार था और उसके मालिक को हमेशा के लिए वहाँ से मतलब हटा दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या होता था कि मतलब उसके मालिक को वहाँ से बाहर भेज दिया और बैल को पत्थर मार मार के मतलब एक तरीके से उसकी भी जान ले ली जाती थी। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमें कहाँ से मिले, मध्यकालीन यूरोप में दरअसल ऐसा होता था पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हमें इस चीज़ के मिल जाएंगे। इसके बाद जो क्राइम का दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है दुराशय यानी मेंसरिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंसरिया। मेंसरिया यानी किसी के मन में बुरा आशय आना। बुरे आशय से जब कोई किसी काम को करता है तो उसे बोलते हैं दुराशय, और ये अपराध का दूसरा तत्व है। दुराशय के संबंध में ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है कि मात्र कार्य ही किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी ना हो। ठीक है ना। इस सूक्ति का मतलब ये है कि किसी भी काम को दंडित होने के लिए इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई स्वेच्छा से किया गया कार्य ही आपराधिक आशय से होना चाहिए, मतलब आपके अंदर जो इंटेंशन हो वो क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए, तभी दोषी माना जाएगा। और अपराध को गठित करने के लिए आशय भी होना चाहिए, आपके मन में इंटेंशन भी हो और आपने कोई एक्ट भी किया हो। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट ऐसा फैक्ट है। लेकिन जब पता है, जब हम इसमें दुराशय पर अपना एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम जानेंगे कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो बिना दुराशय के भी जो हैं वो क्राइम माने जाते हैं। मतलब कौन से ऐसे क्राइम्स हैं, कौन से ऐसे एक्ट हैं। जैसे अभी हमने चारों एलिमेंट पढ़े क्राइम के लिए, हमने जो चारों एलिमेंट पढ़े उसमें मैंने बताया ना कि ऐसे भी कुछ ऑफेंसेस हैं, ऐसे भी कुछ क्राइम्स हैं जो बिना दुराशय के भी जो है आपके अपराधी माने जाएंगे। इसके बाद आता है आपराधिक कार्य। तीसरा एलिमेंट क्या था हमारा, आपराधिक कार्य, है ना। एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। किसी भी अपराध के लिए एक व्यक्ति तथा उसका दुराशय ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी मनुष्य के आशय को तो हम जान भी नहीं सकते कि उसके मन में क्या है। किसी भी कार्य का आपराधिक होने के लिए उसके मन में क्रिमिनल इंटेंशन को किसी स्वेच्छापूर्ण कार्य के रूप में ज़रूर होना चाहिए। ठीक। और कोई कार्य आपराधिक तभी कहा जाएगा जब वो विधि द्वारा निषिद्ध हो, मतलब उसको लॉ में मना किया गया हो। इसलिए आपराधिक कार्य का विधि द्वारा निषिद्ध होना ज़रूरी है। तो तीसरा पॉइंट, तीसरा एलिमेंट क्या है हमारा, क्रिमिनल इंटेंशन। इसके बाद आता है मानव को अपहानि। चौथा जो हमारा मेन पॉइंट है वो है मानव को अपहानि, यानी कि उसको, व्यक्ति को कोई डैमेज होना चाहिए, है ना। तो अपराध का चौथा ज़रूरी तत्व है व्यक्ति के आपराधिक काम से मनुष्य को क्षति हुई हो, मानव को क्षति हुई हो, उसे कोई डैमेज तो हुआ हो। क्षति को जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा आईपीसी का जो आपका सेक्शन है 44, उसमें डैमेज की डेफिनेशन दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग क्षति ऐसी अपहानि का घोतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर को, मन को, उसकी ख्याति यानी उसकी पॉपुलैरिटी को और उसकी प्रॉपर्टी को अवैध रूप से कारित की गई हो। तो इसमें अगर कभी भी क्षति की डेफिनेशन आ जाएगी तो किसी भी व्यक्ति के को अगर इन चारों चीज़ों को डैमेज किया है या इनमें से किसी एक को किया है तो वो डैमेज माना जाएगा। इस तरह से किसी भी अपराध के लिए चारों जो एलिमेंट्स हैं वो ज़रूरी होते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो बिना मेंसरिया के अभाव में, बिना दुराशय के अभाव में भी क्राइम माने जाते हैं। उनको आप क्या कहोगे, कठोर दायित्व के मामले, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हम उन्हें कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आईपीसी में सेक्शन 494 द्विविवाह विवाह के बारे में बात करता है ना, बाइगेमी के बारे में बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है तो वो दोषी ही दोषी होगा, भले ही उसके मन में दुराशय हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 494 के अंतर्गत जो बाइगेमी है वो दुराशय के अभाव में भी एक क्राइम है ना, ये कहा गया है।
इस तरह से कुछ आपराधिक कार्य भले ही पूरा ना हुआ हो, कुछ मामलों में किसी व्यक्ति को कोई हानि ना हुई हो, फिर भी अपराध घटित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी अपराध का आपने प्रयत्न किया, अटेम्प्ट टू मर्डर। आप देखो आईपीसी की जब हम धारा 307 पढ़ेंगे तो उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर दिया गया है, यानी कि हत्या का प्रयत्न। अब वहाँ पे भले ही आपने किसी का मर्डर किया हो या नहीं, आपने अटेम्प्ट तो कर दिया, प्रयास तो हो ही गया, तो इसलिए वो भी एक क्राइम है। इसी तरह से दुष्प्रेरण, आप अगर किसी को उकसाते हो तो वो भी एक क्राइम है आईपीसी के अंदर। किसी चीज़ का कॉन्स्पिरेसी करते हो, षड्यंत्र करते हो, भले ही आपने वो काम किया हो ना हो, लेकिन आपने जो कॉन्स्पिरेसी की वो भी एक क्राइम होगा। तो ये कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमने उदाहरण के तौर पर लिया है, जिनमें भले ही आपका आपराधिक काम पूरा ना हुआ हो, फिर भी वो क्या माना जाएगा, किसी को कोई हानि हुई हो या ना हुई हो, फिर भी आपका वो ऑफेंस, आपका वो क्राइम माना जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा ऐसे भी कुछ अपराध हो सकते हैं जिनमें ना आपराधिक कार्य हो और ना किसी को हानि हो। ये गंभीर प्रकार के अपराध होते हैं, गंभीर प्रकार के मामले होते हैं, जिनसे समाज में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य जो है वो घटना घटित होने से पहले ही अपने कंट्रोल में ले लेता है। स्टेट क्या करता है, इससे पहले कि समाज में अशांति फैले, समाज में ताकि शांति बनी रहे, इस पर्पज से उस पूरी की पूरी घटना को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और ऐसे ऑफेंस कौन से हैं? ऐसे हैं आईपीसी की धारा 399 के अंतर्गत डकैती डालने की तैयारी, है ना। तो पहले ही क्या होता है, इसको एक क्राइम बना दिया गया है ना, इसको एक ऑफेंस बना दिया गया है आईपीसी में कि 399 में अगर कोई डकैती की तैयारी करता है और वो पकड़ा जाता है तो इसके लिए अलग से सेक्शन है। 402 है, वो भी डकैती डालने के उद्देश्य से अगर कोई इकट्ठा होता है तो वो भी आपका एक क्राइम है ना। इकट्ठा होने के लिए भी देखिए क्राइम किया गया है, ये देखिए इसको क्राइम बना दिया गया है। तो इस तरह से इतने जो भी हमने अब तक पढ़ा ना, वो सारा का सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपको यहाँ पे डाटा मिलता है। और इसके साथ ही आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में हमने जितनी भी डेफिनेशंस देखी हैं या जितने भी एलिमेंट्स देखे हैं क्राइम के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। और साथ ही अगर आप इस वीडियो लेक्चर की अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे या तो हमें फॉलो कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।